कभी किस्मत हमें इस मोड़ पर ले आती है जब हम बेबस हो जाते हैं, वो भी इस कदर कि हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के इशारों पर सर झुकाना पड़ता है। हमारी कोई भी मर्जी या हमारा कोई भी इख्तियार नहीं होता। आज भी मैं इस मोड़ पर खड़ी हूँ। मेरे सामने 14 साल का लड़का है जिसे मैं कल तक भाई समझती थी, और आज जिन निगाहों से वो मुझे देख रहा है, दिल चाहता है जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, क्योंकि मैं जानती हूं मैं बेबसी की सरहद पर हूं। मुझे अपना आप इसके हवाले हर सूरत करना ही करना है। चाहे मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनेगा। मैं 28 साल की हूं और वो मुझसे आधी उम्र यानी 14 साल का है। वो मुझे देख रहा है और मैं अपने अंदर नामालूम कितनी जंगें लड़ रही हूँ। मैं जानती हूँ मुझे शिकस्त खाकर मुझे इसी के हुक्म पर सर झुकाना पड़ेगा, मगर क्यों? इस क्यों के जवाब के लिए आपको मेरी कहानी सुनना पड़ेगी। मुझे बताइएगा कि कसूर किसका था। मेरा नाम बानू है। मैं एक कस्बा नुमा गांव में रहती हूँ। जब मैं जवान हुई मेरे अब्बा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। शौकत हमारे ही गांव का गबरू जवान था और रिक्शा चलाता था। मैं चंद एक बार इसके रिक्शे में अपनी माँ के साथ बैठ चुकी थी। मैंने गौर किया, वो सामने के शीशे से मेरी तरफ देखता है। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नजर पहचानती है। मैंने शौकत की निगाहों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। फिर एक दिन इसकी माँ हमारे घर चली आई। इसकी गोद में 1.5 साल गोल मटोल बच्चा था। बच्चे का नाम बरकत अली था और वो शौकत का छोटा भाई था। इसकी माँ ने बताया कि वो शौकत से पूरे 17 साल छोटा है। बहुत मनतो मुरादों के बाद पैदा हुआ है, इसीलिए इसका नाम बरकत अली रखा गया है। लेकिन बरकत की पैदाइश के 2 माह बाद इसके वालिद की वफात हो गई। अब शौकत पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा पूरा करने के लिए रिक्शा चलाता है। वो शौकत के लिए मेरा रिश्ता लेकर आई थी। मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम गरीबों के घर मेहनत कश का रिश्ता आना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। सबसे अहम बात यह थी कि शौकत के गांव की चौधरियों के यहाँ भी बड़ी इज्जत थी। फिर वो दिन आ गया जब शौकत मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। इसका घर भी हमारे घर की तरह छोटा था, मगर मैं समझती थी जिस घर में मोहब्बत हो वहां पर ये सब सानवी हो जाता है। पहली रात जिसके बारे में लड़कियां बहुत ख्वाब बुनती हैं, मैंने भी उस रात के बारे में बहुत सोचा था। मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी शायद चंद पलों की ही थी। बस एक पल और तमाम ख्वाहिशात, तमाम खुशियां मलिया मेट हो चुकी थीं। उस रात जब शौकत मेरे पास आया, इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो करीब हुआ मुझे इससे अजीब सी हमक महसूस हुई। इसकी आंखें लाल अंगारा की मानित थीं और इसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है और इसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था और इसी नशे में इसने जिंदगी की अजियतनाक शुरुआत की थी। सुबह होने तक मुझे लगा मेरे अंदर की बानों की मौत हो गई है और ये जो बुत नजर आ रहा है वो सिर्फ दुनिया की खाना पूरी के लिए है। वलीमे में मेरी सहेलियां मुझे मुंह दिखाई के तोहफे का पूछती रहीं और मैं मेकअप की तह के नीचे नीलो नील चेहरा लिए इनको झूठी मुस्कुराहट के साथ मुतमईन करती रही। उस दिन मेरी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। इस बाब के हर वर्ग पर सिर्फ दुख और दुख ही था। शौकत की अम्मा हमारी शादी के चंद माह बाद ही जिंदा रहीं और इनके जाने के बाद मैं बेहद तनहा हो गई। वहां पर 2.5 साल बरकत की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी। दूसरी जानिब मैं भी उम्मीद से थी। शौकत का अब भी वही चलन था। वो सारा दिन रिक्शा चलाता और शाम को चौधरियों के डेरे पर चला जाता। वहां शराब कबाब की महफिल जमती और वो रोज ही शराब के नशे में घर आता। जरा जरा सी बात पर मुझे धनक कर रख देता। बरकत ने अब बातें करना शुरू कर दी। वो मुझसे मानूस भी बहुत था, क्योंकि मैं बिल्कुल माँ की तरह इसका ख्याल रखती थी। अब सब शौकत मुझ पर हाथ उठाता तो वो अपनी कमजोर सी आवाज में नहीं नहीं कहता और आकर इसका हाथ रोकने की कोशिश करता। ऐसे में वो मुझे बहुत प्यारा लगता था। यूं लगता था जैसे मेरा इस तपते सहरा में कोई अपना है जो मुझे हर दुख, हर परेशानी से बचाना चाहता है और मेरे जुल्म का बदला भी लेना चाहता है। फिर एक दिन शौकत मुझे मारकर बेहोश करके खुद गालियां देता घर से चला गया। बरकत ने मुझे बेहोश देखा तो इसने साथ वाली हमसाई को बुला लिया। हमसाई ने मुझे इस हालत में देखा तो फौरन अस्पताल ले गई। उसी दिन मेरी बेटी हमना की पैदाइश हुई। हमना गोल मटोल सी बेहद खूबसूरत बच्ची थी। बरकत ने इसे अपनी गोद में लिया। मैंने इसे बताया, ये तुम्हारी भतीजी है, तुम इसके चाचा लगते हो। वो इस उम्र में नहीं था कि रिश्तों की समझ आती।
मगर मेरी हर बात पर सर हिला देता। शौकत को जब पता चला कि इसके घर बेटी हुई है तो वो अस्पताल से मुझे लेने आया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके हाथ में फ्रूट्स की शॉपर और बच्चे के लिए कुछ चीजें थीं। इसने मुझसे पिछले तमाम रवैयों की माफी मांगी और कहा, मैं कभी शराब पीकर घर नहीं आऊंगा, ना ही वो मुझ पर हाथ उठाएगा। मेरी बेटी हमना मेरे लिए खुशकिस्मत थी। इसके पैदा होते ही शौकत में एक अच्छा बदलाव आया था। बरकत भी अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो मेरे साथ नरमी से बात करता था। उस दिन हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थीं। शौकत कभी अपनी बेटी के साथ खेलता और कभी मुझे खाने के बारे में पूछता। इसने मेरे साथ वादा किया वो कभी भी चौधरियों के डेरे पर नहीं जाएगा। इसने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। शौकत ने अब बरकत को स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। इसीलिए गांव के सरकारी स्कूल की बजाय शहर के अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब मैं हमना के साथ मसरूफ रहती। बरकत स्कूल से आता तो इसके छोटे छोटे काम करती। शौकत शाम को ही घर आ जाता। फिर वो हमना के साथ खेलता तो मैं खाना बना लिया करती। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि उस दिन चौधरी का एक खास आदमी शौकत को बुलाने आया। शौकत मुझे दाल गोश्त की फरमाइश करके खुद इसके साथ चौधरी की बात सुनने गया। खाना बनाकर काफी देर इसका इंतजार करती रही मगर वो नहीं आया। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। बच्चे को सुलाने के बाद परेशानी के आलम में बैठी रही कि शौकत अब तो बदल गया था। अल्लाह ही खैर करे, अब क्या होने वाला है। चौधरी से कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसी सोच में रात का 1 बज गया। मेरा इंतजार ना खत्म हुआ। मुझे अजीब सा वहम सता रहा था। ख्यालात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रात के 2 बजे का वक्त था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बेताबी से दरवाजा खोला, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब शौकत ने लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखा। वो फिर से शराब पीकर आया था। मैंने इसको अपना वादा याद दिलाया तो वो कभी शराब नहीं पिएगा। इसने सुनी अनसुनी कर दी। वो सोने ही लगा था मगर मैंने इसे जोर दिया कि अब तो इसकी बेटी है। वो अपनी बेटी की खातिर बदला था। इसे बेटी का कोई एहसास है या नहीं। इसने मुझे घूर कर देखा। शराब के नशे में वो अपनी पुरानी रविश पर आते हुए मुझे मारने लग गया। एक बार फिर मैं किस्मत के हाथों और शौकत के हाथों मार खा रही थी। मैं दोनों जानिब से बेबस थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी की वो स्याह रात शुरू हुई जिसकी सुबह का इंतजार मुझे इस मोड़ पर ले आया, जिसका मैंने कहानी के आगाज में आपको बताया था। उस दिन के बाद अगले आने वाले चंद दिनों में मुझ पर ऐसे इंकशाफात हुए, मैं इनकी ताब ना लाते हुए कई दिनों तक बीमार रही। इस दौरान मेरी बेटी को भी बरकत अपने नन्हे मुन्ने हाथों से संभालता रहा और मेरी दिलजोई करता रहा। शौकत के बारे में जो बातें मुझे पता चली उन्होंने मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। शौकत ना सिर्फ शराब पीने की गंदी लत में मुब्तला था, बल्कि इसकी सबसे गलीज तरीन हकीकत जो मेरे सामने आई थी, इसने मुझे अपनी ही निगाहों से भी गिरा दिया। क्योंकि अब जब शौकत शराब पीकर आता था तो मुझे मारता नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा बातें करता था। इसकी मार पीट से तो मेरा जिस्म जख्मी होता था, मगर आज इसकी बातों से मेरी रूह छलनी होने लगी। काश ये सब सुनने की बजाय मैं अपने कानों के पर्दे फाड़ देती, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं इसकी बीवी थी और एक अच्छी बीवी होने के नाते मुझे ये फर्ज सारी जिंदगी निभाना था। शौकत जो कि चौधरियों के शिकंजे में था या फिर चौधरी इसके शिकंजे में था, ये कहना मुश्किल था। शौकत रिक्शा चलाता था और इसके रिक्शे में स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी शहर पढ़ने जाती थीं। जब भी कोई अकेली मासूम सूरत लड़की इसके रिक्शे में बैठती तो वो बड़ी चालाकी से इसे बहला फुसलाकर चौधरी के डेरे में ले जाता और वहां पर चौधरी उस्मान लड़की की असमत को तार तार करते। फिर ये लोग दलाल बनकर इस लड़की को बाजारे हुसन जैसी गलीज और गंदी जगह पर बेच आते। वो ये काम अरसे दराज से इस खामोशी और राजदारी से कर रहे थे कि दीवारों तक को नहीं पता था। अब जब हमारी जिंदगी में हमना आ गई तो शायद शौकत को एहसास होने लगा कि इसकी भी एक बेटी है। अब इसे इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मगर क्या कहते हैं कि कंबल से हम जान छुड़ाना भी चाहें तो वो हमारे साथ ही लिपटेगा। बिल्कुल ऐसे ही शौकत के साथ हुआ था। चौधरियों के मुंह को जो आदत लग चुकी थी वो कैसे जाती। अगर पहले शौकत अपनी रजामंदी से लड़कियां इन्हें सप्लाई कर रहा था तो अब शायद मजबूरी में ही सही, लेकिन वो इस काम को छोड़ नहीं सकता था। वो ये भी जानता था कि ये ऐश भी चौधरियों की दी हुई रकम की सर पर है।
रात भर शराब पीने के बाद सुबह रिक्शा चलाकर किस तरह कमाई होती है, अब मुझे शौकत से घिन आती थी। जैसे जैसे हमना बड़ी हो रही थी वो बेहद प्यारी लगती। मैं इसे देखती तो डर जाती। मुझे लगता कहीं इसको अपने बाप के कर्मों की सजा ना मिल जाए। मेरी ये सोच रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। बरकत भी बड़ा हो रहा था। इसकी कोई भी आदत अपने बड़े भाई पर नहीं गई थी। वो बेहद प्यारा और अपने काम से काम रखने वाला खामोश तबीयत लड़का था। इधर मैंने शौकत को इसके हाल पर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि बरकत 14 जबकि मेरी हमना 12.5 साल की हो गई। बरकत का कद काफी लंबा था। वो अपनी उम्र से भी बड़ा लगता था। मुझे भाभी कहा करता। हमना इसे चाचू कहती थी और वो हम दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखता। मेरे लिए वो बिल्कुल हमना जैसा ही था। इसको मैंने अपनी औलाद बनाकर पाला था। अब हमें शौकत की परवाह नहीं थी। इसकी वही शबो रोज थे। मैंने खुद को इन परेशानियों से और फिक्रों से आजाद कर दिया था। इन्हीं दिनों हमारी जिंदगी फिर से एक तूफान की जद में आई कि सब कुछ मलिया मेट हो गया। सब जिंदगियां ना सिर्फ बर्बाद हो गईं बल्कि तबाह बर्बाद हो गईं। उस दिन शौकत के रिक्शे पर एक बेहद खूबसूरत और तन्हा लड़की बैठी, जिसका हुस्न देखकर शौकत की नीयत खराब हो गई। वो उसे कहने लगा इस तरफ से सड़क ठीक नहीं है। वो इसे दूसरी जानिब से कच्चे पहिए की तरफ इसकी मतलूबा जगह पर छोड़ आएगा। वो इसे लेकर चौधरियों के डेरे में, जो कि दरिया के किनारे वाक़या था, ले गया। इसे कहने लगा तुम यहाँ बैठो, मेरे रिक्शे में थोड़ा सा मसला है, वो ठीक कर लूं, फिर तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। वो सीधा चौधरियों के पास हवेली पर आया और इसने लड़की के बारे में चौधरी को बताया। जब वहां डेरे पर यह शैतानी खेल खेला जा रहा था, तभी मेरे दर पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर साथ वाले गांव के चौधरी और इनके आदमी थे। उन्होंने मुझसे शौकत के बारे में पूछा। मैंने कहा वो तो रिक्शा लेकर गया है, लेकिन अब इनके अंदाज से ही मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पूछने पर मालूम हुआ कि शौकत के रिक्शे पर साथ वाले गांव के चौधरी साहब की बेटी बैठी थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। ये बात इन्हें गांव के कवाले ने बताई थी कि चौधरी साहब की बेटी रिक्शे में बैठकर घर गई थी। अपने शौहर का ये कारनामा सुनकर मैंने दिल थाम लिया। मैं जानती थी कि वो लड़की कहाँ होगी और इसके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। वहां गली से एक शख्स गुजर रहा था। हमारे घर के बाहर लोगों का मजमा देखकर रुक गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। चौधरी के बंदों से असल बात का पता चलने के बाद वो शख्स कहने लगा कि शौकत का रिक्शा इसने चौधरियों के डेरे की तरफ जाते हुए देखा है। इसके रिक्शे में एक लड़की बैठी हुई थी। ये सुनते ही चौधरी और इसके आदमियों ने फौरन डेरे की जानिब दौड़े लगाई। मैं दरवाजे के बाहर दरवाजे को थामे बैठी सोचने लगी कि अब क्या होने वाला है। बरकत स्कूल से आया। मुझे इस तरह परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ है। मैंने बताया तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। यकदम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। बरकत ने मुझे उठाकर अपने कमरे में लिटा दिया। दूसरी जानिब यकदम पूरे गांव में शोर मच गया। जैसे ही खबर चौधरियों तक पहुंची, उन्होंने लड़की को वहां छोड़कर भागने की। जब साथ वाले गांव का चौधरी वहां पहुंचा, उसकी बेटी दरिया में डूब गई, लेकिन इसे फौरन इसके बाप के आदमियों ने बचा लिया। अब वो चौधरी और शौकत को ढूंढने लगे। चौधरी तो रूपोश हो गया, मगर बदकिस्मती से शौकत इनके हाथ लग गया। उन्होंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इसका पीछा किया और गोली मार दी। शौकत वहां मौके पर ही हलाक हो गया और मैं बेवा हो गई। अब चौधरियों ने पंचायत बिठा ली, जिसमें दो बड़े अहम फैसले होने थे। गांव का रिवाज ये था कि जो शख्स किसी की बेटी की इज्जत खराब करे, जवाब में इसकी बेटी को बलि चढ़ाना पड़ता है, यानी वो दूसरे फरीक को दे दी जाती है। अब वो इससे जैसा चाहे सलूक करें, चाहे तो इसे मार दें, चाहे तो सारी जिंदगी नौकर और रखेल बनाकर रखें, या फिर इससे निकाह कर लें। अब ये इन पर मुनहसर है। पंचायत में मेरे 12.5 साला बेटी को कुर्बान कर दिया गया। मुझसे छीनकर साथ वाले गांव के चौधरी को दे दी गई। वो इसे लेकर जा रहे थे और मैं बेबसी से इसे देख रही थी। मैंने रोक भी नहीं पा रही थी। मेरी मासूम बेटी रोती रही, चिल्लाती रही, कहती रही मेरा क्या कसूर है, इस वाक़े की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो। मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। सब लोग इसे लेकर चले गए। मैं इसे जाता देख कर सकते में थी कि अचानक मेरी जिंदगी का एक और फैसला हो गया। ऐसा फैसला जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। वो भी हमारे गांव का रिवाज था। जिस औरत का शौहर फौत हो जाता, इसकी शादी शौहर के छोटे भाई से कर दी जाती, जिसे मैंने हमेशा अपना छोटा बेटा समझा था। वो किस तरह से शादी कर सकती थी मैं उससे। मैंने बोलना चाहा, मगर वहां बैठे मर्दों ने मुझे खामोश करवा दिया।
बरकत बहुत चीखा चिल्लाया रोता रहा कि मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। मैं किस तरह अपनी माँ से शादी करूं? खुदा के लिए मुझे जान से मार दो, मगर इतनी बड़ी सजा मत दो। हम दोनों की फरियाद किसी ने नहीं सुनी और पंचायत ने हमें मियाँ बीवी बनाकर ही घर रवाना किया। शौकत तो चला गया, मगर इसके जाने के साथ हम सबकी जिंदगियां सूली पर लटक गईं। मेरी जान से प्यारी बेटी हमना को बाप के किए की सजा मिली, वही मैंने अपने बेटे जैसे देवर को खो दिया। हमारे बीच रिश्ता बदलते ही एक ऐसी खलीज हाइल हो गई जिसको बताना भी मुश्किल था। हम घर में रहते मगर अजनबियों की तरह थे, एक दूसरे से नजरें चुराए फिरते। दूसरी जानिब हमना को चौधरी अपने घर ले गया। फवाद चौधरी की माँ ने इसे देखकर चौधरी को इसके पास जाने से मना कर दिया। शायद ये मेरी माँ की कोई नेकी थी जो मेरी बच्ची के सामने आ गई। चौधरी अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। चौधरी की माँ ने हमना को अपने कमरे में रख लिया और फिर इसे स्कूल दाखिल करवा दिया। वो स्कूल का सबक भी पढ़ती और इसकी माँ की खिदमत भी करती। इस तरह 3 साल बीत गए। हमना 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन चौधरियों का बेटा इंग्लैंड से अचानक अपनी तालीम मुकम्मल करके आ गया। इसने घर वालों से हमना के बारे में पूछा। जब इसे हालात मालूम हुए तो इसने कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। चौधरी ने कहा, ये मुमकिन नहीं। अगर तुम इससे वैसे ताल्लुक रखना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर तुम इसे बीवी नहीं बना सकते। यहाँ पर भी चौधरी की माँ सामने आ गई। इसने मदाखलत करते हुए चौधरी की बेटे की शादी हमना से करवा दी। जिस दिन इसकी शादी हुई उसी दिन चौधरी की माँ इंतकाल कर गई। जाते हुए वो मेरी बेटी को महफूज हाथों में थमा गई थी। हमना के शौहर ने इसे बहुत प्यार दिया, इसकी जिंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी नहीं थी। फिर एक दिन हमना मेरे घर आई। वो हनीमून पर इंग्लैंड जा रही थी। इसका शौहर मुझसे बहुत इज्जत से मिला। मुझे कहने लगा अब वो हमेशा मिलते रहेंगे। हमना जाते जाते मुझे कहकर गई थी कि अम्मी, आप भी अब चाचू को दिल से कबूल करके मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर दें। मैं नहीं जानती थी ये मेरे लिए किस कदर मुश्किल था, मगर मेरी बेटी ने पहली बार कोई फरमाइश की थी कि वो मुकम्मल मोहब्बत करने वाली फैमिली चाहती है। इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने अपने दिल को आमादा कर लिया। अब मैंने बरकत के साथ जानबूझकर वक्त गुजारना शुरू किया। वो झला कर रह गया, मगर मैंने भी हिम्मत ना हारी। शुरू में वो थोड़ा घबराया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मामूल पर आ गया। फिर एक दिन मैंने इसे अपने दिल की हर बात बता दी। मेरे हालात सुनकर इसकी भी आंखें नम हो गईं, मगर वो मेरी आंखों में आने वाली आखिरी नमी थी। इसके बाद बरकत अली ने मुझे कभी उदास नहीं होने दिया। आज भी वो अपनी छोटी छोटी बातों से मुझे हंसाता है। मेरा यूं ख्याल रखता है जैसे कोई नो ब्याता जोड़ा होता है।